हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त और शत्रु दोनों होते हैं, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हमारे आसपास के स्थानों पर पौधों और जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे जाते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और या इन्हें हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें अपनी आँख से के अलावा किसी यंत्र की आवश्यकता होती है जो खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। उसे देखने के लिए हमें यंत्र की सहायता होती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए एज फॉर एग्जाम्पल, वर्षा ऋतु में इन रेनी सीजन ब्रेड और रोटी सड़ने लगती है तथा इसके ऊपर सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखने से हमें काले रंग की गोल सूक्ष्म छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? क्या आप जानते हैं? डू यू नो दैट व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आते हैं? तो इसके लिए इससे जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। बगीचे अथवा मैदान से आप एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और उसमें पानी डालिए। After soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर रखकर उसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप उसमें क्या देखते हैं? दूसरा, एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तालाब से जल की कुछ आप ड्रॉप लेंगे, बूंद लेंगे, उसे कांच की स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे और उसे ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म गति करते हुए दिखाई देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखाई देता है। हमें इन ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले फंगी होते हैं, जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखे जा सकते हैं, जबकि अन्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एंड अदर्स कैन नॉट इवन सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और दूसरी से यह हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में बांटा गया है, इसमें से कि पहला है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज अलगी।
इसे सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर, इसे हम फिगर में देखेंगे। स्पाइरल, ये बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया, रेड सेप बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, स्पाइरोगाइरा, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलिन, एस्परजिलस, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये इनका शेप है, जिसे आप फिगर में बारी बारी से देख सकते हैं। वायरस, अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। Viruses are also microscopic. They, however, reproductive only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, वो सिर्फ अपने परपोषी में ही पाए जाते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन ये उन सब में वायरस नहीं पाया जाता है। जैसे कि सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो, पोलियो और चिकन पॉक्स जो वायरस के कारण होते हैं। डिजीजेज लाइक डिस्टेंटरी एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया, जिसे कि हम हिंदी में अतिसार और मलेरिया कहते हैं, जो प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड से होने वाला रोग ट्यूबरकुलोसिस है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस हैं। अब हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर सच एज एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर एल्गी और फंगी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वो किसी भी तरह के वातावरण इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स। वह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं, या बर्फीली मतलब गर्मी और ठंड किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पाया जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे पर सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो है स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होते हैं, वह खुद पे ही निर्भर रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन बी अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। अमीबा जो है वो कि अकेले रहता है, बाकी बैक्टीरिया और फंगी जो है समूह में भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में।
Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक हैं और बहुत सारे हानिकारक हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए लाभदायक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आपको पता है कि दूध से दही कैसे बनता है? डू यू नो? Microorganisms have been used for the production of microorganisms are used in the preparation of curd from the milk. Microorganisms are also have been used for the production of alcohol synthesis. सदियों से ही सूक्ष्म जीवों का माइक्रोऑर्गेनिज्म का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वो इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। सब्जी के छिलके, जंतु का अवशेष, इन सब का अपघटन बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है और इससे हानि होने से इन्वायरमेंट को बचाया जाता है। बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है और कृषि में, खेती में इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर्ड और ब्रेड बनाने में ही किया जाता है। मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। पहली कहती है कि I saw my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. पहली कहती है कि मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा दही गर्म दूध में मिलाते देखा। अगले दिन इसमें क्या होगा, इसे सोचकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो कर्ड contains several microorganisms of these. The bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. दूध को दही बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज होता है जो कि फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसे हम कहेंगे, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। बैक्टीरिया का यूज़ हम चीज़ में भी करते हैं, अचार बनाने और बहुत सारे फूड आइटम्स में होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। अब हम फिर एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ warm water, add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? मैदा with yeast powder, उसके बाद रेस्ट मैदा। एक बर्तन में हम आधा किलोग्राम आटा या मैदा लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी में मिलाएंगे। इसमें से थोड़ी मात्रा, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लेंगे। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदों का उठा हुआ पाया? तो हम देखेंगे कि मैदा उठ गया है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यीस्ट reproduces rapidly and produce कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेसिप्रेशन। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स
वॉल्यूम, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। इसीलिए ईस्ट का प्रयोग जो होता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने के लिए होता है। अब हम जानेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल production of alcohol, wine and acetic acid, vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, white rice and crushed food, etc. हमें बड़े स्तर पर इन लार्ज स्केल हम देखते हैं कि अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, सिरिका के उत्पादन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक नेचुरल शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। हम एक और एक्टिविटी करेंगे। टेक ए 500 ml beaker filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it converted in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Could you get a smell? हम 500 ml का एक बीकर लेंगे, इसमें से 3/4 भाग तक पानी भरेंगे, इसमें 2-3 चम्मच चीनी मिलाएंगे, आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर मिलाएंगे। इसे 4-5 घंटों के लिए हम गर्म जगह पे रख देंगे। उसके बाद हम वो देखेंगे किस तरह का स्मेल उससे आ रहा है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यह गंध अल्कोहल की तरह चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यह प्रोसेस जो कि शुगर को अल्कोहल में जो परिवर्तित किया गया है, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं या फिर किण्वन कहा जाता है। लुईस पाश्चर ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने फर्मेंटेशन की, किण्वन की खोज की थी 1857 में। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉरी, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग मेडिकल में देखेंगे। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं। क्या आप जानते हैं ये एंटीबायोटिक कैसे बनते हैं? They also give us capsule or injection such as of penicillin. The source of this medicine is microorganism. These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicine are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया और फंगी के माध्यम से बनाया जा रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक्स है। विच आर मेड फ्रॉम फंगी, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. किसी विशिष्ट प्रकार की स्पेशल माइक्रोऑर्गेनिज्म का संवर्धन करके इससे ये क्या हो, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
उपयोग करके एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। यह हमें जान लेना आवश्यक होता है कि एंटीबायोटिक का उपयोग हमें बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं करना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब, और आपको डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसे भी खत्म करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव when you might need it in future। यदि आप एंटीबायोटिक्स उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होगी तब वह उतना प्रभावी नहीं होगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली may kill the beneficial bacteria in the body। एंटीबायोटिक्स को अगर हम अनावश्यक रूप से लेंगे तो हमारे जो उपयोगी बैक्टीरिया है उसे भी ये मार देते हैं। एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are caused by virus। ऐसे सर्दी जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक्स प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये दोनों वायरस से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। पहली पूछती है वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। जब जो रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि हम बीमार पड़ते हैं, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स रोग कारक सूचि हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। हमारा शरीर जानता है कि अगली बार वह हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ना है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। अगर हेल्दी बॉडी में डेड कमज़ोर या मरा हुआ हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर में आता है, तो शरीर की कोशिकाएं जो सेल हमारे शरीर में है लड़ने का प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं और उसे उसी टाइम खत्म कर देते हैं। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। हमारा जो एंटीबॉडी है वो हमें उसे मार गिराता है और हमें कुछ नुकसान नहीं होता है। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और हम बच जाते हैं बीमार होने से। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। इसी तरह वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये जितने सारे बीमारी हैं उसको वैक्सीनेशन से ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने 1798 में वैक्सीन की खोज की थी स्मॉल पॉक्स के लिए। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। यह बहुत ज़रूरी है कि
हम बच्चों को इन डिजीज से, इन रोगों से बचाएं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर। आवश्यक जो वैक्सीन है वो हमारे आसपास के हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट, आप विज्ञापन भी, एडवर्टीजमेंट भी टीवी में देखते हैं और एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आप टीवी और पेपर में बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्शन के लिए पल्स पोलियो का प्रोग्राम का विज्ञापन आप टीवी और न्यूज़पेपर दोनों में देखते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिव टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। वो जो पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को, वह वास्तव में एक वैक्सीन है। यह वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स है फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स को हटाने के लिए पूरी दुनिया के मैक्सिमम पार्ट्स में। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो। आजकल वैक्सीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बड़े स्तर में बनाया जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन, आदमी और जानवरों को डिजीज, सेवरल डिजीज से बचाने के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉइल का जो, मिट्टी का जो है उर्वरता क्षमता भी बढ़ता है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, नीले और हरे शैवाल, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इंड्यूस सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इससे मिट्टी का संवर्धन क्षमता इससे मिट्टी का उर्वरता क्षमता बढ़ती है और नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। इसे सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। These microbes are commonly called as biological nitrogen fixer, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिगर 2.7 में हम बैक्टीरिया और ब्लू अलगी को देखते हैं कि ये किस प्रकार लगते हैं। ये नाइट्रोजन है ग्रीन वाला, येलो वाला फिगर में ब्लू ग्रीन अलगी है, ये इस प्रकार है दिखाई पड़ते हैं। तो पर्यावरण को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। बुझो और पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। बुझो और पहेली स्कूल का जो माली उससे देख ऑब्जर्व करके किस प्रकार वो खाद बना रहा है वो देखते हैं। Along with their friends, अपने दोस्तों को लेकर they collected wastage of plant, vegetables and fruit from nearby houses and gardens। वो आसपास के जगह और बगीचों से फल सब्जी का कचरा एकत्र करते हैं। They put them in pit meant for waste disposal, और वो उसे गड्ढा करके डाल देते हैं। After some time, कुछ समय बाद इट डिस्कम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू, यह जो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्यूर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। बुझो एंड पहले वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। बुझो और पहले यह जानना चाहते कि यह कैसे हुआ, ये सब जो कचरा है फल सब्जी का ये खाद में कैसे परिवर्तित हो गया। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक गमला लेंगे, प्रत्येक में मिट्टी से आधा आधा भर देंगे और उसे और ए और बी से चिन्हित कर देंगे। पहला गमला ए में पौधों का कचरा भर देंगे तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर देंगे।
उन्हें को रख देंगे। 3-4 सप्ताह के बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। हम देखेंगे कि दोनों में कोई अंतर है कि नहीं, यदि हाँ तो क्या है। तो हम देखेंगे गमला एक के जो पौधे अवशिष्ट है वो अपघटित हो गए हैं। यह कैसे हुआ, हाउ डज इट हैपन। सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पौधों का अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बने न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स फिर से उपयोग किया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। फिर से ये पोषक पदार्थ जो है, जो कचरा सब्जी और फल ये सब के कचरा था, फिर से वो डिकम्पोज करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। और उसके बाद हम गमला बी में भी देखेंगे, जिसमें कि पॉलीथीन की थैली, कांच की खाने मतलब खिलौने के टूटे हुए टुकड़े, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव पर उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को, सड़ते हुए पौधों को, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद वह विलुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances। यह किस तरह होता है, इसका मुख्य कारण है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो मृत पड़े हुए जीव जंतु रहते हैं उसका अपघटन करके उसे सिंपल पदार्थ में बदल देते हैं। These simple substance में बदलते हैं। These substances are again used by other plants and animals। और ये जो जिसमें वो माइक्रो परिवर्तित कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ये फिर से यूज किए जा सकते हैं। अतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त, ये हम देखते हैं कि रोड में बहुत सारे जीव जंतु जैसे कुत्ता उत्ता मरा हुआ पाया जाता है। इसका अपघटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। उसके बाद पुनः वो पहले जैसे हो जाते हैं। इससे हमें यह साबित होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का उपयोग पर्यावरण का शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। अब इतने सारे हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म देख रहे थे, अब हम कुछ हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings. सूक्ष्म जीव माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत हानिकारक होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। दे प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। रोग उत्पन्न करने वाले, डिजीज उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। आर कॉल्ड पैथोजेन। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देता है। Disease causing microorganism in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe. पैथोजन से हमारे शरीर में, जिससे हवा में जो सांस लेते हैं उससे हमारे शरीर में इंटर करता है।
द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उससे, और द फूड वी ईट, और जो हम खाते हैं उससे। माइक्रो मतलब कि पैथोजन को इंटर करने का 3 तरह का, पहला जिसमें हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उससे, दूसरा पानी जो हम पीते हैं, और तीसरा खाना जो हम खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। और कभी कभी वह जो मनुष्य इन्फेक्टेड होता है या इन्फेक्टेड जानवर से भी हमारे पास आ सकता है। माइक्रोबियल डिजीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन में तीन चार तरीक़ों से जा सकता है, जैसे कि एयर से, हवा से, पानी से, और फूड खाने से, और फिजिकल कांटेक्ट से भी कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज, इन सब का एग्जाम्पल है, पहला है कोलेरा, उसके बाद कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी और जुकाम। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन। कभी कभी एक पर्सन जो कि सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है, और वह जब छींकता है तो उससे भी दूसरे को इन्फेक्ट होने की संभावना होती है। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, सांस लेने के टाइम वह हेल्दी पर्सन में भी जा सकता है। देन हाउ डू यू, बूझो कहता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हम लोग इससे कैसे बचेंगे कम्युनिकेबल डिजीज से। तो पहले करती है, वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहले कहती है कि हम एक रुमाल रखेंगे अपने नाक और मुंह पे जब हम छींकते हैं। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्ट, और यह भी ज़रूरी है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से कुछ दूरी बनाकर रखेंगे। These are some insects and animals which act as a carriers of disease causing micro। कुछ कीट मतलब इंसेक्ट और एनिमल ऐसे हैं जो कि डिजीज़ को कैरी करते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, मक्खी जो है उनमें से एक है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सरेटा, मक्खी कूड़ों और जंतु अपशिष्ट पर भी बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, पैथोजन का स्थानांतरण का संभावना मतलब फैलने का संभावना इससे होता है। When these flies to uncovered food they may transfer the pathogen, जब ये मक्खी जब बिना ढका हुआ खाना में रहते तो इससे ट्रांसफ़र होने का संभावना होता है। Whoever eats the contaminated food is likely to, और उस खाने को जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडविजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, इसलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स, हमें बिना जो कवर्ड नहीं है उस खाने को खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, और दूसरा भी बीमार होने का जो कारण है वो है एनाफिलस मस्क्यूटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। एनाफिलस मस्क्यूटो, इससे हमें मलेरिया होता है, जो कि फिगर 2.8 में आप देख सकते हैं। एड्स मस्क्यूटो एक्ट्स है एडीज मस्क्यूटोज एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का मुख्य कारण होता है एडीज मस्क्यूटो, एडीज मस्क्यूटो से हमें डेंगू होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम लोग कैसे मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? हमारे टीचर कहते रहते हैं कि हमारे आसपास जो है गड्ढे में पानी उनी नहीं भरना चाहिए, आसपास साफ सुथरा रहना चाहिए।
मस्कीटो मच्छर जो है इसी पानी में पलते और बढ़ते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट। इसलिए जो पानी जो कि कूलर्स में रहना चाहिए, टायर्स में रहना चाहिए या फूलों में नहीं होना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। हम अगर अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे तब इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। हमें कोशिश करना चाहिए एक मेजरमेंट करने का जिससे कि हम मलेरिया से और डेंगू से नियंत्रण पा सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के बचे हुए को हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि वीडियो पार्ट 2 के नाम से आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।